हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के जो बाल विकास सब्जेक्ट हो जाता है इसके लघुत्तरी टाइप कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा किया कीजिए क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे होता क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हो जाता है वो है आपका बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले से पता है कि जो बाल्यावस्था हो जाती है वो शिशुअवस्था के बाद आती है, या आप ऐसे कह सकते हैं किशोर अवस्था से पहले की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। अगर इसके समय की बात की जाए कि ये कब से कब तक होती है तो ये 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है ना। तो इस अवस्था के बारे में हमें पढ़ना है कि ये अनोखा काल है कैसे। तो समझ लेते हैं कि मानव विकास की दूसरी अवस्था, देखिए वही चीज़ है, बाल्यावस्था है। शिशुअवस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में बालक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते। शिशु काल में बालक के संसार रहस्यमय होता है, उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं, अतः वो प्रत्येक बात के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। परंतु बाल अवस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं कि बाल अवस्था क्या है। तो दूसरी स्टेज है ना, शिशु अवस्था, फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था। इसमें क्या होता है कि ये जो अवस्था आती है वो कब आती है तो शिशु अवस्था के बाद में आती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा कि शिशु अवस्था, तो शिशु अवस्था में हर एक चीज़, जो बच्चा होता है वो हर एक चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। भाई उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना, सफाई सुथराई, हर एक चीज़ में क्या होता है, बच्चा दूसरे पर ही पूरी तरह से निर्भर होता है। लेकिन जब बाल अवस्था आती है तो बच्चा देखिए कुछ काम अपने आप से कर लेता है ना। अपने आप से खाना भी मांग लेता है कि हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें नहलाओ, या हमें इस तरह से अपने आप से कपड़े भी पहन लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपने पे निर्भर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो विशेषताएं क्या होती हैं। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना। बिल्कुल सही है। देखिए शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है ना, क्योंकि बच्चा पहले क्या है, पहले शिशुअवस्था में था तो बहुत छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जब बाल्यावस्था में आया तो एक थोड़ा सा वो चलने भी लगता है अच्छे से, है ना, बोलने भी लगता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि ये भी है, और आत्मनिर्भरता की भावना, जैसे अभी बताया कि बच्चा अपने आप से बहुत सारे वर्क कर लेता है ना। अपना भोजन स्वयं अपने आप से कर लेता है, पानी अगर उसको नीड है तो वो मांग भी सकता है, अपने आप से उठा के भी पी सकता है, अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रख सकता है। यानी क्या है, वो अपने आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। और इस तरह के बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारी कोई तारीफ करे, तारीफ में भी बहुत वर्क हो जाते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास और सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। बच्चे क्या करते हैं, अब घर से बाहर निकले, यानी बच्चा जब शिशुअवस्था में था तो घर में सबके संपर्क में रहता था, लेकिन बाल्यावस्था में विद्यालय गया, पड़ोसियों के संपर्क में रहा। अब उसने अपने आयु के बच्चों के साथ क्या कर लिया, एक गोष्ठी बना ली और उसमें अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के उसमें खेलने में वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इसमें देखिए जो बाल्यावस्था होती है इसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता कम होती है। लेकिन अगर आ जाए कि सबसे ज़्यादा किस में होती है तो आप आंसर देंगे किशोर अवस्था, लेकिन ऐसा नहीं है, शिशुअवस्था में आएगा। आपका क्वेश्चन ऐसा ज़्यादातर आ जाता है, और आपकी सीरीज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा काम प्रवृत्ति किस में प्रबलता पाई जाती है। तो उसमें ऑप्शन है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, सबसे ज़्यादातर लोगों ने इसमें किशोर अवस्था पर टिक किया। ठीक है, लेकिन किशोर अवस्था ना होकर शिशुअवस्था होता है।
संग्रह प्रवृत्ति का विकास, यानी संग्रह आपने देखा होगा कि बच्चों के जो बैग्स होते हैं उसमें ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें इतनी कलेक्शन वो करेंगे, उनको नीड भी उस चीज़ की नहीं है। अभी वो लिख भले वो पेंसिल से रहे हो, उनके पास इतने ढेर सारे पेन्स होंगे, इतने इरेजर होंगे, इतने शार्पनर होंगे, मतलब अनलिमिटेड। और भी चीज़ें आपने देखा होगा इस आयु में, जैसे वो गुट्टे टाइप के होते हैं, वो खेलने वाले जैसे कंकड़, उनको इकट्ठा कर लेंगे। और भी जैसे गुड़िया के कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे संग्रह कर लेंगे। मतलब ये है कि उनको हर एक चीज़ संग्रह करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि बाल अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे में सामाजिक भावना के विकास को समझाएं। क्या कह रहे हैं कि जन्म से और किशोर अवस्था तक, तो जन्म से और किशोर अवस्था कौन सी है, तो तीसरी स्टेज है ना, क्योंकि भाई शिशुअवस्था फिर बाल अवस्था। शिशुअवस्था कब होती है, तो जन्म से आप 0 से कह सकते हैं 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष आप यहाँ पे मान ले, कहीं कहीं पे आपको 5 वर्ष दिख जाएगा, कहीं कहीं पे 6 वर्ष भी दिख जाएगा। फिर आपका 6 चलिए यहाँ पे 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, यहाँ पे देख लेते हैं 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपको किशोर अवस्था कहाँ मिल जाएगी, कितने पे, तो 13 से 18 मिल जाएगी, कहीं कहीं पे 12 से 22 तक की भी आपको मिल सकती है, क्योंकि किसी किसी में होती है जो किशोर अवस्था होती है वो 22 तक जाती है। किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये स्टेजेस की बात हो गई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना के विकास को समझाएं। तो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। क्या है भाई, देखिए यहाँ पे समझिए कि शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ये नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान नहीं पढ़े हैं वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, लेकिन आप उनकी सोच को देखिए, आप मिलेंगे उनसे तो ऐसा लगेगा कि आप में जितनी कमियां हैं उतनी कमी शायद ही किसी में हो। ऐसा क्यों, आप ये सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों कह रही है कि जो पढ़े लिखे हैं उनमें कमियां, तो जी हाँ, उनमें ही कमियां निकाली जाती हैं। जो अनपढ़ होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखों को बहुत ही बुरा मानते हैं और वो क्या करते हैं, वो उनको एक तरीके से ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ही ये समाज में है तो मतलब ये गलत है, हम सही हैं। कहते हैं कि अगर 10 लोग बिना पढ़े और एक उसमें अगर एक पढ़ा हुआ इंसान, वेल क्वालिफाइड इंसान हो तो उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ आई है कि शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। और जब बंदा पढ़ता है तो उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, वो दूसरों के बारे में समझता है। अब अभी आप पढ़ रहे हो, बाल विकास पढ़ रहे हो, आपको पता है कि बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि आपने बाल विकास पढ़ रखी है। आपको पता है कि बच्चों में ये जिज्ञासा होती है और बच्चों को हमें आंसर देना है। और इसी जगह पे कोई जो नहीं पढ़ा हुआ है उससे अगर बच्चा क्वेश्चन कर ले तो शायद ही उस पर डांट पड़ जाए। क्यों, क्योंकि उसको ये है कि हमारा दिमाग खा रहा है, दूसरी बात हम इसको आंसर दें भी कैसे, और तीसरी बात ये है कि ये बेफजूल के क्वेश्चन क्या करता है, यानी वो तो अपनी भाषा में कहेगा बेफजूल के प्रश्न क्या करता है, और जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन अस्तित्व होता है क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो इसलिए शिक्षा को साविचार और संप्रयोजन प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन होता रहता है, जिससे वह आने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर सके। क्या मतलब समायोजन स्थापित कर सके, अब 2 लोग हो, 2 जन हो, ठीक है, तो आपको पता है कि हमें देखिए इनके साथ अच्छा बिहेव करना है तो ये भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आज हम इनसे लेन देन करेंगे, इनको ज़रूरत है तो हम कोई चीज़ देंगे तो कल हमें भी बदले में वो चीज़ मिलेगी। ये चीज़ें आप में क्या आ गई कि समायोजन आप स्थापित कर रहे हैं, है ना, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल, जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप समाज में रह ही नहीं रहे, भाई मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है उसको, और जब समाज में रहना है तो सामाजिक तरीके से चलना है। ऐसा नहीं है अपनी ही एक गाथा को लिए बैठे हैं, अपनी ही गाथा लेके आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के अकॉर्डिंग
चलना रहेगा। जैसा कहते हैं कि 5G का ज़माना आ गया तो हमें भी उसी दौर में रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें 50 साल पीछे रहना है, और अगर आपको 50 साल पीछे रहना है तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, है ना भाई। 5G का ज़माना है तो इसी ज़माने में हमको चलना है। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामाजिक बनता जाता है। सामाजिक विकास पर लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल, अगर भाषा ही ना हो तो आप विचारों का आदान प्रदान कैसे कर पाएंगे, आप अपनी बात को कैसे कह पाएंगे। भाई दो ही चीज़ें होती हैं, आप अपनी बात को कह सकते हैं, या तो लिखित में कह सकते हैं या तो मौखिक में कह सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है भाई, आप लिखित में कोई चीज़ करेंगे तो उसके लिए तो पढ़ाई ज़रूरी हो जाती है ना। यहाँ पे खैर पढ़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हुए चल रहा है, ठीक है ना। और प्रयुक्त भाषा ही लोग शिष्ट और सभ्य समझे जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि और प्रयुक्त भाषा द्वारा ही लोग शिष्ट और सभ्य समझे जाते हैं। अभी आपके पास कोई आता है और आपसे जी जनाब करके बात करता है, भाई बहुत अच्छे से आपसे नमस्ते सलाम किया, उसके बाद आपसे हैंडशेक किया, उसके बाद आपसे भाई आपका हाल चाल पूछा, भाई आप कैसे हैं, ठीक है भाई हम बहुत अच्छे हैं, इस तरह से। तो आपने क्या इसमें जाना कि ये सभ्य बंदा है। और कोई आके कहती रे तू करे और सलाम नमस्ते भी ना करे, हालचाल भी ना पूछे और अपशब्द कहने लगे, इसका मतलब क्या होता है, वो सभ्य नहीं है ना। अंत में कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास या सामाजिकरण भली भांति किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास, क्योंकि जब आप शिक्षित हैं तो आपको पता है भले बुरे की पहचान है। आपके लिए क्या सही है आप जान रहे हैं, आपके लिए क्या गलत है आप जान रहे हैं। अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है तो कहने दो, क्योंकि आपको पता है कि आप बुरे नहीं हैं। और जब जाहिलों में आप जाओगे तो वहां पे तो आपको बुरा ही कहा जाएगा। आप ऐसा करके देख ले। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अभी जो चीज़ बताई कि अगर जहाँ पे 10 लोग हैं बिना पढ़े लिखे हुए और एक उसमें वेल क्वालिफाइड बंदा है तो उसको क्या माना जाता है, बेकार माना जाता है उसको। और जबकि है कौन, क्योंकि वो तो आपसे आप करके बात कर रहा है, आपसे बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। उसमें जो सामाजिकता है, सामाजिकरण है, उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमें इनसे इस तरह से बात करनी है। लेकिन वो बंदा क्या है, कहलाएगा ये बटरिंग कर रहा है। वो अपनी भाषा में बटरिंग नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मक्खन लगा रहा है, इतना मीठा है। लेकिन आप मीठे नहीं हो, आपने एजुकेशन ली है, और एजुकेशन में ये चीज़ है कि हमें जिससे बात करनी है बहुत ही मिठास से बात करनी है। लेकिन भाई जब आप ऐसे लोगों में जाओगे वो आपसे कहेंगे ये मीठा है, यानी ये बटरिंग कर रहा है, ठीक है। इसके लिए परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य और विद्यालय में शिक्षक अपने अध्यापन व व्यक्तित्व द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि माता पिता और अन्य सदस्य और विद्यालय में शिक्षक क्या कर सकते हैं, अपने अध्यापन से। क्योंकि भाई बच्चा क्या होता है, सबसे पहले अपनी माता के संपर्क में आता है, माता ही उसकी प्रथम शिक्षिका होती है, परिवार उसका प्रथम पाठशाला होता है, फिर वो जाता है विद्यालय। तो वहाँ पे तो पहले माता ने सिखाया, पिता ने सिखाया कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, लोग आए उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सब चीज़ें माता पिता ने सिखाई। और सबसे ज़्यादा किसने सिखाया, तो माता, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सबसे ज़्यादा संपर्क में रहता है माता के। फिर वो विद्यालय जाता है, वहाँ शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, कैसे उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस पे निर्भर करती है, माता पिता पर, परिवार के और सदस्यों पर, और किस पर, और शिक्षकों पर, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। जो हम चीज़ें आपको पॉइंट्स बताते चलते हैं तो वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल्स देके लिख सकते हैं, आपके आसपास में कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं, आपको पता है कि हाँ ये एग्जाम्पल बेहतर रहेगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी अगर किताबी भाषा ही ज़रूरी हो तो सीरीज तो आपके पास है, बुक्स आपके पास है, बहुत सारा कलेक्शन आपके पास होगा। लेकिन फिर आप नायरा मैम का क्लास क्यों अटेंड करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नायरा मैम बताती हैं, जो समझाती हैं,
है ना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर अच्छा मान लीजिए विद्यालय हम क्यों जाते हैं, बुक्स तो हम अपने घर में ही हमारे हैं, हमारे रखी हुई हैं, हम बैग में साथ में लेके जाते हैं, लेकिन अध्यापक चुनिंदा चीज़ें बताता है और उसको इस तरह से बताता है कि चीज़ें माइंड में छप जाती हैं। यही तो होता है ना। चलिए ठीक है भाई, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रम के नियम के सिद्धांत क्या है? वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों के लिए ही नहीं वरन जैव वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यंत रहस्यमय विषय रहा है। वंशानुक्रम की क्रियाशीलता के संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन तथा परीक्षण किए हैं और परीक्षणों के आधार पर विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो अग्रलिखित है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है जनन द्रव्य या बीज कोश की निरंतरता का नियम, उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम, उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, जैव सांख्यिकी का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ये सभी नियम हो जाते हैं। आपने क्वेश्चन तो देखा ही, वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सभी नियम लिखने रहेंगे। ठीक है ना। बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्ष महत्व है, व्याख्या कीजिए। विभिन्न अवस्थाओं में रहने वाले मानसिक विकास का कई घटक प्रभावित करते हैं। परिवार, वातावरण, समाज और अन्य परिस्थितियों से संबंधित ये घटक मानसिक विकास की गति को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है? वंशानुक्रम। मानसिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित किया जाना असंभव है। वातावरण में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि वंशानुक्रम संभव बनाता है। पारिवारिक वातावरण। बालक के मानसिक विकास पर परिवार के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत दुखद व कष्टपूर्ण वातावरण में बालक का मानसिक विकास मंद गति से होता है। ठीक है। क्वेश्चन है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताए। अरे भाई, बहुत सारे आप कारण लिख सकते हैं कि बाल विकास का जो शिक्षक है उनको क्यों ज्ञान होना चाहिए। तो आप पहले किताबी भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं डिटेल में। ठीक है ना। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है और बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। बाल मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीके की जानकारी देता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि भाई एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चों के बारे में डिटेल में चीजें पता होंगी, ठीक है, तो बच्चों से उस तरह से बिहेव किया जाता है ना। अब जब अध्यापक को पता ही नहीं है, जब उन्होंने ये चीज पढ़ ही नहीं रखी है, तो उनको तो यह है, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, उठाया छड़ी और पीट दिया, है ना। बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, उसको डांट के भगा दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कई नेगेटिव पॉइंट है, अभी आप समझ जाएंगे कि मैम कहना क्या चाहती हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, उसने कहा मन नहीं लग रहा है, तो उसको पीट दिया, और अगर कोई क्वेश्चन किया तो उसको डांट के भगा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाता है आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आपको पता है, पहली बात तो बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी भी अगर पढ़ेंगे तो वो मारपीट से नहीं पढ़ सकते हैं, वो जब भी पढ़ेंगे तो प्यार से पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है उनकी इच्छा अनुसार, जैसे अगर बच्चा कह रहा है हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कहोगे अच्छा अब तू मुझे बताएगा कि क्या मुझे पढ़ाना है ना, ऐसे तो। लेकिन ये नहीं कहना है, अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो उसको खेल खेल में आप शिक्षा दीजिए। ये सब कैसे होगा? जब आप
बाल मनोविज्ञान के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, आप उसको डांटोगे नहीं, प्यार से उसको समझाओगे कि बेटा ऐसे से ऐसा होता है, विद एग्जाम्पल आप समझाओगे। क्यों समझाओगे? क्योंकि आपको पता है कि बच्चों में जिज्ञासा होती है प्रश्न करने की। पहली एक स्टेज आती है कि ऐसा क्यों है, ऐसे, फिर स्टेज आती है ऐसा कैसे है, मतलब हर एक चीज बच्चा जानना चाहता है। तो जब जानना चाहता है, जब आपको पता है कि बच्चे में ये चीजें होती हैं, तो फिर आप कैसे डांटोगे, है ना। फिर आ जाइए यहाँ पे कि शिक्षा कैसे, भाई जब हम बच्चों को ना तो मार सकते हैं ना डांट सकते हैं और हर एक चीज उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैसे, तो ये भी चीज हम बात कर लेते हैं। जब आपको ज्ञान है बाल विकास का, तो आपको पता है बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी। अच्छा बेटा बताओ क्या पढ़ना है, बच्चे ने कहा हमें खेलना है। अब खेल में आपको मान लीजिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन मानते हैं आप, मैथ मानते हैं, चलिए मैथ पे आ जाए। अब आपको बच्चों को खिलाना है, बच्चों को ऐसे जोड़ घटाना गुणा भाग सभी चीजें आप समझाएंगे। बच्चा क्या समझेगा, मैम या सर हमें खिला रहे हैं, खेल खिला रहे, देखिए हमने कहा था, हमारा कितना कहना मानते हैं और हमको अपना बिल्कुल समझते हैं, और क्या है हम तो खेल खेल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, 4 बच्चों को इकट्ठा किया, जाओ भाई 4 बच्चों को बुला लाओ, अब उसको काउंट करना आ गया। फिर आपने कहा अभी बताओ कितने हुए हैं, तो 1 2 3 4 हो गए। अब इनको अलग अलग कर दो, इनको आधा आधा बांट दो, अब उसको पता हो गया, डिवाइड करना भी आ गया। इस तरह से बच्चे को आप ज्ञान भी दे रहे हैं, प्लस आप बच्चे की बात भी आपको लग रहा है कि आप मान रहे हैं। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाल विकास के आपने इसका अध्ययन कर रखा है। उसके बाद स्टेजेस पे आ जाएं कि आपको पता है कि जो शिशु अवस्था होती है वो कैसी होती है, बाल अवस्था कैसी होती है, किशोर अवस्था कैसी होती है। अब बच्चा किशोर अवस्था में बहुत झगड़ालू टाइप का है, अब आप उसको पकड़ के पीट दिया, नहीं भाई ये स्टेज ही ऐसी है, इसमें हमें बच्चे का ख्याल रखना है और खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो माता पिता बच्चे का ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद कौन रखता है। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन चीजें आप समझिए आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है ना। और अभी ही नहीं, आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं, आपका जो सीटेट का एग्जाम है और भी टीचर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, आपको बाल विकास तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे आप कहेंगे मैम कितना समझाती हैं, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं इसलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम बात ये कर रहे थे कि देखिए तो बच्चे का क्या है, बच्चा आपने समझा कि किशोर अवस्था में ये स्टेज आती है, इस तरह से बच्चा कैसा होता है, तनाव तूफान संघर्ष का काल होता है। तो बच्चे को क्या अपने विश्वास में लें, और विश्वास में लेके आप क्या करेंगे, बच्चे को सीधी राह पर आप चलना सिखाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चा उग्र होता है, वो समझता है हम जो कुछ हैं वो हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं और जो सामने वाला बता रहा है वो गलत। लेकिन जब आप विश्वास में लेंगे तब वो आपसे हर एक बात शेयर करेगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हो जाती हैं जो आप अपने लफ्जों में लिख सकते हैं कि ज्ञान क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है किशोरों की व्यवहारगत समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो व्यवहारगत आपका हो जाता है, इसमें शारीरिक विकास, जरूरी नहीं आप इतना लेंदी, बहुत ही लेंदी है देखिए, लेकिन जरूरी नहीं आप इतना लेंदी लिखें, हम आपको बता देंगे इसमें। तो इसमें क्या है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। शारीरिक विकास, किशोरों में अनेक तरह के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस काल में शारीरिक दृष्टि से यौनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। इस उम्र में किशोरियां अस्तित्व को तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। किशोरों में दाढ़ी मूछ और दृष्टिगोचर होने लगता है। किशोरों के वक्षस्थल की गुलाई बढ़ने लगती है और मानसिक स्त्राव शुरू हो जाता है। किशोरों और किशोरों में गुप्तांगों पर बाल निकल आते हैं। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियां नारी सुलभ आकर्षण प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। अब यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में देखिए सबसे पहले तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था हो जाती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास एकदम से अचानक से सभी चीजें होने लगती हैं। तो जब चीजें होने लगती हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता ये हमारे में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, है ना। और उसमें आपको तो पता है क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। उसमें देखिए दाढ़ी मूंछ भी निकलने लगती है, गुप्तांगों पर बाल भी उगने लगते हैं, और वक्षस्थल, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने आप को जैसे स्त्री, अब उन्होंने देखा कि जो हमारी माता है वो किस तरह से सजती संवरती है, किस तरह से, तो वो भी उसी तरह से लड़कियां, और जो लड़के हैं वो उनके पिताजी कैसे रहते हैं, कैसे मतलब पर्सनालिटी को कैसे करते हैं, उसी तरह से वो, और किसी ना किसी को वो आइडियल बना लेता है। जो लड़का होता है
वो भी किसी ना किसी को आइडियल बना लेता है, और लड़की होती है वो भी किसी ना किसी को आइडियल बना लेती है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो वेशभूषा है उसको क्या करती है, अपनाती है। फिर आप जाइए मानसिक विकास, तो किशोरावस्था शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होने लगती है। इसमें क्या होता है, सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है, उसके जो मानसिकता होती है वो सोचती है क्या हो रहा है, ये इतने चेंजेस आ रहे हैं, आखिर हो क्यों रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये बच्चा हमारा बिगड़ेल है, इतना बड़ा हो गया इसको भी अकल नहीं आई, ये बिगड़ेल है। लेकिन नहीं, वो स्टेज ही ऐसी है, उसको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा ना। फिर आपका कल्पना, स्मृति, दिव्या सपनों की बहुलता, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। क्या करते हैं, अब ये रुचि ले रहे हैं किसमें किसमें, तो आर्थिक में भी, राजनीतिक में भी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी रुचि लेने लगते। क्यों भाई नहीं लेंगे, क्योंकि यही स्टेज ऐसी होती है, यही एज ऐसी होती है, इसी में बच्चा चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है और बच्चा चाहे तो बिगड़ सकता है ना। तो आपने देखा होगा जो बिगड़ेल टाइप के बच्चे होते हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनके मम्मी पापा उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। हाल पे छोड़ने का मतलब ये होता है, कुछ तो गरीबी की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, और कुछ लोग के पास इतना पैसा होता है वो उस वजह से ध्यान नहीं दे पाते कि यार ये पैसे के बल पे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते। इसलिए क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है, और उनको ये लगता है कि हमने पैसे के बल पे तो हर एक चीज अपने खरीद रखी है, तो हमने बच्चे का भविष्य भी खरीद रखा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। और ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि लड़कियों को तो आपको पता ही है कि इतने परिवर्तन भी आए हैं, इतना सब कुछ हुआ है लड़कियों के लिए, बहुत से चीज़ें कि लड़की अब ये कर सकती है, लड़की अब वो कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लड़की की स्थिति वही की वही है। ये चीज़ें आपने अपने आसपास में भी देखी होंगी कि लड़कियों को तो बस उनको बस किसी तरह से बस इनकी मतलब वो उन्होंने जन्म लिया और वो कहीं भी हों, ये नहीं होता कैसे तबके में हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता होगा जो लड़कियां मानी जाती होंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि उतनी अच्छी स्थिति लड़कियों की हो पाई है, अभी भी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो उनको तो बिल्कुल ऐसे होता है, उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि कुछ तो बेचारी ऐसे होती है सिसक सिसक के ही रह जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। तो इस अवस्था में किशोर किशोरियों में मन स्थिति शिशुओं की भांति अस्थिर हो जाती है। रॉस ने किशोर अवस्था को शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति कहा है। इस समय उसमें तेजी से परिवर्तन होते हैं कि किशोर किशोरियों का व्यवहार उद्विग्न सा रहता है, उनकी मनोदशा अस्थिर होती है, परिणाम स्वरूप वातावरण से समायोजन में कठिनाई महसूस करता है। क्या कह रहे हैं कि उनकी जो मनोदशा होती है वो स्थिर होती है, और परिणाम स्वरूप क्या करता है कि वातावरण में समायोजन करना वो कठिनाई उसको हो जाती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं बच्चा पा रहा है, वो लड़की हो लड़का हो वो समझ ही नहीं पा रहा है आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इतने चेंजेस हमारे में क्यों आ रहे हैं। वो उसका जो माइंड है वो कहते हैं 90 की स्पीड में चल रहा है, उसका माइंड कह रहा है ये सब हो क्या रहा है, ये इतने परिवर्तन आ कहाँ से रहे, और अब उसको कोई बताने वाला भी नहीं है ना। जब उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है तो उसको गाइड कौन करेगा, और जब गाइड कौन करेगा तो उसमें क्या चीज़ें कैसे क्या होगा। तो फिर वो कहते नहीं कि रब भरोसे वो वाली बात हो जाती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। व्यवहार में भिन्नताएं, किशोर किशोरियों में संवेगों का प्रबलता होती है, संवेगात्मक आवेश में वह संभव एवं असाधारण कार्य करने का संकल्प कर डालता है। कभी वह अदम्य उत्साह से भरा होता है, कभी वह बहुत हतोत्साहित दिखाई देता है। बिल्कुल सही है, इस स्टेज में ऐसे ही होता है। कभी तो कहता है कि आसमान से मैं तारे तोड़ लाऊंगा, और कभी कभी कहता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस स्टेज का जो बच्चा होता है। काम भावना का विकास, किशोर अवस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम भावना का प्रबल होता है। रॉस के विचार से काम वासना जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। एक विशाल नदी में अति प्रवाह के समान यह जीवन की भूमि में बड़े भागों को खींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। कल्पना का बाहुल्य, तो किशोरावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। दैनिक जीवन में किशोर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में खुद को अक्षम पाता है। परिणाम स्वरूप अपनी इच्छाओं की पूर्ति वह वास्तविक जगत में ना करके कल्पना जगत में करता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर कल्पना में डूब जाता है। कल्पना की बहुलता के कारण किशोरावस्था में दिव्या स्वप्न
देखने की प्रवृत्ति होती है। कल्पना का बहुलता के कारण किशोर कभी कभी असामाजिक और अनैतिक व्यवहार करने लगता है। कभी कभी कल्पना और दिवा स्वप्नों के कारण किशोर कभी कलाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार एवं संगीतक बनते हैं। बिल्कुल। विषमलिंगी आकर्षण, तो विषमलिंगी के प्रति आकर्षण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोर किशोरियों में एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। वे एक दूसरे से मिलने के लिए सामाजिक बंधनों पर आघात पहुंचाना चाहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक लड़का किसी लड़की से और प्रत्येक लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगती है। वे परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने टहलने तथा साथ साथ रहने की इच्छा रखते हैं। तो इस स्टेज में ये चीज होती है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, आपने देखा होगा समाज में कुछ ऐसे आंटी टाइप होते हैं, तो क्या कहते हैं, भाई हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, इनका बच्चा ऐसा है। लेकिन ना तो आपका बच्चा ना इनका बच्चा है ना, वो स्टेज ऐसी है। इस स्टेज में सभी को यही चीज चाहिए होती है, और जब सभी को चाहिए होती है तो उनका बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है और आपका बच्चा ऐसा क्यों नहीं है? दोनों का बच्चा एक जैसा है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का खेल है। तो जब बच्चा किशोर अवस्था में आया है तो सभी में वो चीज़ होंगी, और अगर वो सभी में तो नॉर्मल बच्चा है, और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा ही नॉर्मल नहीं है। यही तो आप कहेंगे ना, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी होती है। उसमें कितने भी आप बंदिश लगा ले, कितने भी आप बंधन कर ले, कितनी भी आप इस पे सख्ती कर ले, लेकिन जब इसमें उथल पुथल मचता है तो वो किसी ना किसी तरह से अपने विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होता है वो, ठीक है ना। तो ये जो आंटी टाइप्स हैं और दूसरों को कहते हैं, तो उनको नहीं कहना चाहिए, है ना, क्योंकि ये स्टेज को अगर नहीं कोई मानता है तो इस स्टेज को उनको दिखाया जाए कि आपने शायद इसको पढ़ नहीं रखा है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, अब यहाँ पे समाज सेवा की भावना हो जाती है। तो शिशुअवस्था की स्वार्थ भावना किशोरावस्था में परोपकार भावना का रूप ले लेती है। इस अवस्था में त्याग तथा परोपकार की भावना प्रबल होती है। देश, समाज अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियाँ जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें ये भी चीज़ होती है कि जो समाज सेवा की भावना भी प्रबल होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास ये भी इसमें होता है। यही वही वाली चीज़ बताई ना कि बच्चा चाहे तो इस स्टेज में कुछ बन सकता है और बच्चा चाहे इसी स्टेज में बिगड़ जाता है। तो इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, सफलता, प्रेम का अभाव, नवीन अनुभवों की ललक आदि के कारण किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित होने लगती है। वास्तव में किशोरावस्था नाजुक अवस्था होती है। बिल्कुल सही है, जैसा उस पर प्रभाव पड़ेगा वैसे ही वो उस तरफ वो बच्चा चला जाता है। और इसी स्टेज में ये चीज़ें देखनी होती है कि बच्चा किस तरफ जाएगा, है ना। रुचियों में परिवर्तन, तो किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ रुचियों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। किशोर किशोरियों के रुचियों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। आत्मसम्मान की भावना, इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। वे छोटी छोटी बातों पर अपने को अपमानित और तिरस्कृत समझने लगते हैं। अतः इस अवस्था में उसके साथ मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पे आपका हो जाता है व्यवहार ना करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित ढंग से समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, इसमें आत्मसम्मान की उसको बहुत उसका रहता है ख्याल कि बच्चा कहता है कि हमें इज्जत दी जाए, हमें रिस्पेक्ट दी जाए। अब जैसे आपने क्या किया, अब इतना बड़ा बच्चा है, ठीक है, इस स्टेज में चल रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, जो घर के गार्जियंस होते हैं तो बच्चों को डांट देते हैं किसी ना किसी के सामने। जैसे कोई गेस्ट आए, कोई वर्क नहीं किया, तो अब बच्चे को क्या किया, अब उसको डांट दिया। अब उसमें क्या हुई, ठेस पहुंची कि हमको डांटा क्यों। तो क्या होता है, वो अपने आप को तिरस्कृत समझने लगता है। तो इस स्टेज में बच्चा जब आए तो उसको हर एक चीज़ प्यार से समझाई जाए, ठीक है ना, उसको अपने विश्वास में लिया जाए। और ये चीज़ कि बच्चा क्या कह रहा है, अब अगर कोई गेस्ट आए हैं, अब उसके सामने बहुत लोगों की आदत होती है डांटना, तो ज़रूरी नहीं है उसको डांटो, प्यार से उसको कोई चीज़ है तो समझा दो कि बेटा देखिए ऐसे से ऐसा आपको कर लेना चाहिए था, ये आए थे या जो भी हो वो आए थे तो आपको इस तरह से कर लेना, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करना, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और आप बच्चे को डांटोगे तो वो उग्रवादी हो जाएगा, है ना, यही चीज़ हो जाएगी। बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा अब हम तो बुरे ही हैं, और जब बुरे ही हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या है, अब तो हम अच्छे बन ही नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हो जाती है इस स्टेज में। तो आई होप आप लोगों को जो ये स्टेज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्टेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, अपने लफ्ज़ों में ही लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग रोकते हैं इसको और यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं।
फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और लाइक तो आप कर ही देते हैं। थैंक यू।